इंडिया में टाटा मोटर्स सेल्स के मामले में ज़्यादातर तीसरे नंबर पर रहती है और महिंद्रा चौथे नंबर पर। और अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स में बात करें तो टाटा ने 2022 में 5,25,000 यूनिट्स बेची थी और महिंद्रा ने 3,33,000 के आसपास। लेकिन दोनों ही कंपनीज की ये सेल्स फिगर सिर्फ इंडिया के नंबर्स को दर्शाती है। पर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये दोनों ही कंपनियां सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये बाहर भी बिजनेस करते हैं। और यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि जहाँ पर टाटा का साइज महिंद्रा के मुकाबले इंडिया के अंदर डबल है, वहीं इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर पैसेंजर व्हीकल्स के मामले में टाटा महिंद्रा के आगे नॉन एग्जिस्टेंट है। अब वैसे तो दोनों ही ग्रुप्स अलग अलग सेक्टर्स के अंदर 100 से भी ज़्यादा देशों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, यानी कि अगर हम इन्हें कार्स बेचने के मामले में देखें, तो बाहर के देशों में हमारी टाटा सिर्फ हमारे छोटे पड़ोसी देशों में ही अपनी गाड़ियां बेच रही है। और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक वो सिर्फ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका में ही कार्स बेच रहे हैं। लेकिन वहीं पर महिंद्रा एंड महिंद्रा कई कॉन्टिनेंट्स के कई देशों के अंदर फैले हुए हैं। जैसे कि अगर हम एशिया की बात करें तो महिंद्रा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के अंदर गाड़ियां तो बेच ही रहे हैं, साथ ही साथ वो इंडोनेशिया में भी अवेलेबल हैं और यहाँ तक कि बड़ी मार्केट्स जैसे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन में देखें तो महिंद्रा केन्या, मोजाम्बिक, मोरक्को और टूनीशिया के अंदर गाड़ियां बेच रहे हैं और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका और यूएई के अंदर भी इनका बोलबाला है। और अगर हम सदर्न और सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज के अंदर देखें तो ये लोग वहाँ पर भी गाड़ियां बेच रहे हैं, जैसे कि चिले में, ग्वाटेमाला और पेरू में। यहाँ से ये समझ में आता है कि महिंद्रा टाटा के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बड़ी इंटरनेशनल मार्केट पर कब्जा करके बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर बस बेयरली ही प्रेजेंट है, बल्कि वो तो कई देशों के अंदर काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम साउथ अफ्रीका की ही बात करें तो नामसा यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अफ्रीका के मुताबिक महिंद्रा वहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, विद द सेल्स फिगर अप राइजिंग विद 78% ईयर ऑन ईयर, जो कि सबसे ज़्यादा है वहाँ पर। और वो अगर ऐसे ही चलते रहे तो वो अफ्रीका के अंदर एक सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हैं आने वाले सालों के अंदर। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर टाटा ग्रुप से कई गुना छोटे महिंद्रा ग्रुप के ऑटो डिवीजन ने ये कमाल किया कैसे, और क्यों बड़े बड़े इंटरनेशनल एक्विजिशंस के बावजूद भी टाटा अपना नाम बाहर के कस्टमर्स की जुबान पर नहीं चढ़वा पाए। चलो अब ये सभी कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन भी 75% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। या आप लोगों के लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महिंद्रा के लिए ये कमाल किया उनके तुरुप के इक्के यानी कि उनके ट्रैक्टर डिवीजन ने। अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि महिंद्रा दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। एंड ऑब्वियसली अगर आप दुनिया में सबसे बड़े हो तो आपको दुनिया भर के देशों में प्रेजेंट भी होना पड़ेगा, और ऐसा ही कुछ हुआ महिंद्रा के साथ भी। महिंद्रा ने 1994 में ही यूएस मार्केट के अंदर अपने ट्रैक्टर्स बेचना चालू कर दिया था और देखते ही देखते वो वहाँ पर अमंग टॉप सेलिंग ट्रैक्टर मेकर्स में आने लग गए। लेकिन महिंद्रा अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि वो 2005 में ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए अपने ट्रैक्टर्स के साथ और लगातार अलग अलग देशों में अपनी पहुंच को फैलाते चले गए, और यहाँ तक कि वो चाइना तक भी 2004 में पहुंच गए थे। और अगर आपको महिंद्रा ट्रैक्टर्स के बारे में ऐसी और भी ज़्यादा बातें जाननी है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो के बाद देखना है यार। महिंद्रा ने अपने ट्रैक्टर्स की रीच को इतने देशों तक बढ़ाने के लिए कई फॉरेन कंपनीज को एक्वायर किया था और कई कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स भी बनाए थे, जैसे कि चाइना के अंदर यूएदा ग्रुप के साथ मिलकर उन्होंने ट्रैक्टर्स बेचना चालू करा। अब महिंद्रा की ट्रैक्टर्स बेचने की स्ट्रेटेजी से आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि यार टाटा भी तो इसी तरीके से काम करते हैं, उनके पास भी तो देवू और जेएलआर जैसे बड़े ग्रुप्स हैं जिसकी मदद से वो बाहर के देशों में प्रेजेंट हैं। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है तो मैं एक चीज़ बता दूं कि महिंद्रा की और टाटा की इस स्ट्रेटेजी में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो ये है कि अनलाइक टाटा, महिंद्रा बाहर बिकने वाले अपने ट्रैक्टर्स पे अपना ही नाम यूज़ करते थे, चाहे फिर वो किसी भी देश के अंदर हो, किसी के भी साथ टाइप करके बेच रहे हो या किसी भी बड़ी कंपनी को एक्वायर कर रखा हो उन्होंने, आपको उनके हर ट्रैक्टर के ऊपर उनका लोगो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन टाटा के साथ ऐसा नहीं था। यहाँ तक कि उनकी कोरियन ट्रक कंपनी यानी कि देवू के साथ भी हमें ये देखने को मिलता था कि वहाँ पर देवू टाटा लिखा होता था, ना कि खाली टाटा। और कई देशों में जहाँ पर देवू बाहर बिकता था वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता था कि वहाँ पर टाटा भी हटा दिया जाता था, और इससे ये इंप्रेशन पड़ता था कि इस देवू कंपनी के अंदर टाटा कुछ लेना देना खास है नहीं, वो बस ओनर हैं इसके। चलो वैसे वो देवू की जगह टाटा नाम रखते तो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता हो, लेकिन जेएलआर के साथ तो वो ऐसा भी नहीं कर सकते थे चाह कर भी, क्योंकि जेएलआर की ब्रांड आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उनके टारगेट कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा अलग है। खैर, यही जो महिंद्रा का नाम ऑलरेडी ट्रैक्टर्स पर था उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, जिसकी वजह से उनको रिकग्निशन मिला एक बाहर की मार्केट्स में। और यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा ने यूटिलिटेरियन पैसेंजर व्हीकल्स को अलग अलग मार्केट्स में उतारना चालू कर दिया, क्योंकि अगर वो ज़्यादा अर्बन गाड़ियाँ एकदम से लेकर आ जाते
तो उनकी एग्जिस्टिंग ट्रैक्टर मेकर वाली इमेज के साथ लोग XUV 300 जैसी गाड़ी को रिलेट ही नहीं कर पाते। इसीलिए यूएस के अंदर महिंद्रा रॉक्सॉर लेकर आए, जो कि ट्रैक्टर इंजन पर ही बेस्ड गाड़ी थी, जो कि मतलब थार जैसी दिखती है हमारी। एंड इवन तो ये गाड़ी खाली ऑफ रोड चलाने के लिए बनाई गई थी और इसको ऑन रोड चलाना लीगल नहीं था, फिर भी कई सारे फार्मर्स इसको रोड लीगल बनाकर, मतलब बेसिक लीगैलिटीज़ को पूरा करने के बाद इसको रोड लीगल बनाकर वहाँ पर चलाने लग गए थे। और फिर इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अपनी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर वाली इमेज को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा ने 2009 में स्कॉर्पियो पिकअप को लॉन्च किया और उसके बाद वो वहाँ पर अपनी सभी बड़ी एसयूवीज़ को लेकर आने लग गए। और रिसेंटली हमें ये भी देखने को मिला है कि महिंद्रा ने वहाँ पर अपनी स्कॉर्पियो एन और XUV 700 को भी लॉन्च कर दिया है और इन गाड़ियों को वहाँ पर कई रिव्यूअर्स द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेज भी किया गया है। और अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो वहाँ पर तो महिंद्रा ने अपने आप को 1996 में इस्टेब्लिश कर लिया था और देखते ही देखते वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। और उसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है अगेन उनके स्कॉर्पियो पिकअप को, जो कि वहाँ पर उनकी मोस्ट सेलिंग गाड़ी भी है और वहाँ पर अमंग टॉप 3 पिकअप ट्रक्स के अंदर भी आता है वो। और ऐसा इसलिए भी हो पाता है क्योंकि महिंद्रा ने इस गाड़ी के कई वर्जन्स बना रखे हैं वहाँ पर साउथ अफ्रीकन लोगों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो वहाँ पर पिकअप्स ही बेचते हैं, आज की रेट में वो वहाँ पर XUV 300 से लेकर स्कॉर्पियो एन तक हर गाड़ी को बेच रहे हैं। और एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि उनकी क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही है जैसी वो इंडिया में रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ियाँ वहाँ पर सेफेस्ट कार्स के अंदर शुमार है और उनकी XUV 300 साउथ अफ्रीका की सेफेस्ट कार है। इतना देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि महिंद्रा हर मार्केट के हिसाब से प्लान करके अपने व्हीकल्स को लॉन्च करती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगेन उनका स्कॉर्पियो पिकअप ट्रक ही है। वही स्कॉर्पियो पिकअप जिसको महिंद्रा गेटअवे के नाम से इंडिया में जाना जाता था, जो कि इंडिया के अंदर ढंग से भी नहीं बिक पा रहा था, वही आज साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट करके दे रहा है उनको। और बाकी मार्केट्स में भी महिंद्रा को अच्छी तरीके से प्लेस करने के लिए महिंद्रा गेटअवे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन सिर्फ पिकअप ट्रक्स ही नहीं है जो महिंद्रा की सक्सेस का कारण बन रहे हैं। मैं पिछले कई टाइम से देख रहा हूँ कि महिंद्रा अपनी कार्स के अंदर कई सारे फर्स्ट इन क्लास फीचर्स दे रहे हैं, या ये उन शुरुआती कार मेकर्स में से हैं जिनके अंदर हाई एंड फीचर्स कम प्राइस वाली गाड़ियों के अंदर मिल रहे हैं। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल महिंद्रा XUV 700 है, जिसके अंदर एडास आया था और इसके बाद बाकी कंपनीज ने भी एडास देना चालू कर दिया था अपनी गाड़ियों के अंदर इंडिया के लिए। और महिंद्रा ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको सिर्फ इंडिया में आगे रहना है सबसे, बल्कि वो इंटरनेशनल मार्केट को देखकर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी हमेशा से ही इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करने की रही है। और ऐसे काम करने के लिए महिंद्रा ने कई सारे इंजीनियरिंग फर्म्स को भी बनाया है या एग्जिस्टिंग वालियों को हायर करा है। और उनमें से एक सबसे बड़ा है MADE यानी कि महिंद्रा एडवांस डिज़ाइन यूरोप, जो कि UK के अंदर स्थित है और उनके लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिज़ाइंस बनाने में हेल्प करता है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो महिंद्रा की XUV 700 और स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ियाँ भी इसी डिज़ाइन स्टूडियो से निकली है। और शायद यही वो रीज़न है जहाँ एक तरफ फॉरेन रिव्यूअर्स महिंद्रा के इंटीरियर्स को डेटेड बताते थे, आज वही लोग उनके इन इंटीरियर्स की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं और एक्सटीरियर डिज़ाइंस की भी। सो अभी तक हमें ये समझ में आया है कि महिंद्रा के ट्रैक्टर डिवीजन की वजह से उनको बहुत ज़्यादा मदद मिली अपना नाम बाहर की मार्केट्स में फैलाने के लिए, और फिर इसी के बाद वो अपनी कार्स को लेकर कूद पड़े इन्हीं सेम मार्केट्स के अंदर। लेकिन ये अकेला रीज़न नहीं हो सकता है टाटा से उनके इतने पीछे रहने का, क्योंकि उसके पीछे एक और बहुत बड़ा रीज़न है एंड दैट इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी गेम। सो मेरा मानना यह है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो एक कंपनी के फ्यूचर के डिसीजंस के लिए बहुत ही की फैक्टर होता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने जिस पीरियड के अंदर महिंद्रा की ग्रोथ के बारे में बात करी है फॉरेन मार्केट्स के अंदर, उसी सेम पीरियड के अंदर टाटा इंडिया के अंदर लॉसेस में चल रहे थे। और उसके लिए मेरे पास एक स्टडी भी है। ये स्टडी 10 ईयर्स के पीरियड को दर्शाती है, यानी कि 2005-06 से लेकर 2014-15 तक। और इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR महिंद्रा के लिए एनुअली इंक्रीज हो रही थी, वहीं ये टाटा के लिए डिक्लाइन पर थी। और इसी रिसर्च में टाटा के CAGR, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स और कई और फैक्टर्स को देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि टाटा महिंद्रा के मुकाबले इन सभी फैक्टर्स के अंदर पीछे चल रहे थे। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही रहा है कि एक बहुत लंबे समय तक लोग टाटा की कार्स को इंडिया के अंदर खरीद ही नहीं रहे थे। टाटा की गाड़ियाँ लगातार फेल हो रही थी, फिर चाहे वो उनकी इंडिका हो, उनकी हेक्सा हो, टाटा सूमो हो या फिर कोई भी और गाड़ी हो, वो अपनी गाड़ियों को लगातार बंद करते चले जा रहे थे। और आज की डेट में हमें ये देखने को मिलता है कि टाटा अपनी किसी भी पुरानी गाड़ी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है। मेरा मतलब इससे ये है कि वो किसी भी गाड़ी के नाम को कैरी आउट करते ही नहीं है। ना आज टाटा इंडिका एग्जिस्ट करती है और ना ही हेक्सा। हाँ, टाटा सफारी ज़रूर एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो हम सभी जानते हैं कि वो एक स्ट्रेच्ड हैरियर ही है। अनलाइक महिंद्रा जिनकी स्कॉर्पियो, थार, XUV, बोलेरो वगैरह 20-20, 25-25 साल से आ रही हैं लगातार, और उसी पेडिग्री के साथ आ रही है जिसके साथ वो पहले बनाई गई थी। मतलब उन्होंने टाटा की तरह ना ही गाड़ियों को बंद करा है आज तक और ना ही उनके बेसिक आर्किटेक्चर को ख़त्म करा है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि टाटा ने अपने कदम बाहर निकाले ही नहीं इंडिया के अंदर से।
क्योंकि भाई जिन गाड़ियों को लोग इंडिया के अंदर ही पसंद नहीं कर रहे थे उनको बाहर कैसे खरीदते, क्योंकि बाहर तो कंपटीशन और भी ज़्यादा टफ है और ये वाली मार्केट तो टाटा की खुद की है। खैर जो पास में हुआ वो हुआ, लेकिन अब मुझे क्या लगता है कि अब टाटा के लिए बहुत अच्छा टाइम आ गया है कि वो बाहर भी निकले इंडिया से, क्योंकि अब वो बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ बना रहे हैं और लोग खूब ले रहे हैं उनकी गाड़ियों को आज की डेट में। और मेरा मानना ये है कि जिस टाइप की गाड़ियाँ वो अब बना रहे हैं उनकी मदद से वो बाहर की मार्केट्स में आराम से जा सकते हैं, और एटलीस्ट उन मार्केट्स के अंदर तो वो जा ही सकते हैं जहाँ पर महिंद्रा ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि महिंद्रा ने उन मार्केट्स के अंदर इंडियन ब्रांड्स के लिए ऑलरेडी एक नाम बना दिया है। तो अब एक दूसरे ब्रांड को जाने के लिए उतना मुश्किल नहीं रहेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप लोगों को पता है कि क्यों महिंद्रा टाटा से इतना ज़्यादा आगे है बाहर की मार्केट्स के अंदर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल विद द बेल आइकन। बेल आइकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, दबाना प्लीज़ ध्यान में रखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर छोड़िए। और हाँ, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, इस वाले को। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक यू।